24 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, सेंग किहलांग त्योहार हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा सिक्किम, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड। इसका सही उत्तर है मेघालय, क्योंकि हाल ही में इसने अपनी 109वीं वर्षगांठ मनाई है। जो कि ये देखिए कुछ इस प्रकार से लोग इकट्ठा होकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट और भी फेस्टिवल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब से, तरह तरह की जनजातियों से सम्मिलित हैं। और पहला है जैसे आमचू बागची मेला, ये असम में मनाया जाता है, ये देखिए। दूसरा देखिए ड्री फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वैसे है मास्तमोंग, जो कि कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। फिर एक और देखिए गाथा दावा, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। वहीं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा गया है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आसाम में मनाया जाता है। ये चीजें आप अपने कॉपी या लेके और पेन से रजिस्टर कर लें, इन चीजों को बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा। वैसे लोसार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये देखिए कैसे लोसार फेस्टिवल लोग यहाँ से अनाई भी लेके बजा रहे हैं और इसको मनाते हैं। और वहीं एंथीरियम वो मिजोरम में मनाया जाता है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, थिरुसर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में संबंधित है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है केरला। जी हाँ, ये देखिए इसमें थिरुसर मंदिर है, ये टेम्पल है जहाँ पे ये मनाया जाता है। ये कैसे हाथियों का एक समूह को इतने अच्छे से तैयार करके लोग ले आते हैं और ये फेस्टिवल यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। ये केरला की समृद्ध संस्कृति और विविधता का एक बहुत अच्छा प्रतीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ये और फेस्टिवल्स हैं साउथ इंडिया के, जो कि मुझे लगता है एक बार जरूर इनको देख लेना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ओणम, यह त्योहार जो समृद्धि और उर्वरता का जश्न मनाता है, ये केरल में फसल के मौसम के दौरान मनाया जाता है। ध्यान रखिए केरल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम कब मनाता है? जब फसल बन के तैयार हो जाती है, उसे कटने का टाइम आता है। पोंगल, यह त्योहार है जो कि तमिल कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। जो तमिल कैलेंडर यूज होता है उसका जब स्टार्ट होता है, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। वो 1 जनवरी को उसका नया साल होता है। वैसे इनका पोंगल जब आता है, ये तकरीबन यही, तो इनका नया वर्ष माना जाता है। जो सूर्य देवता की इसमें पूजा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोंगल में किसकी पूजा होती है, तो सूर्य देव और मवेशियों की। और ये तमिल कैलेंडर का नया त्योहार है। उगादी, ये एक त्योहार है जो तेलुगु और कन्नड़ लोगों के नए साल को चिन्हित करता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, उगादी तेलुगु और कन्नड़ दोनों को चिन्हित करता है। दूसरा है दशहरा, एक त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। इसमें जुलूस, नृत्य और आतिशबाजी सब कुछ होती है। और यह पूरे भारत वर्ष में अच्छे से मनाया जाता है, सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के किस शहर में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है और इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में इसका संस्करण हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर, जो कि 22 तारीख को मनाई गई थी, तो उस दिन ये मनाया गया जिस दिन अर्थ डे भी था, तो उसके अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती पर, जो कि 2525वीं वर्षगांठ थी महावीर जी की, उसका उद्घाटन करते हुए यहाँ पे नृत्य, नाटक और स्मारक डाक टिकट भी इशू करी थी और इसमें कुछ सिक्के भी जारी किए थे। और इसी तरह सभा को संबोधित उन्होंने किया था। अच्छा, भगवान महावीर के बारे में कुछ चीज अगर जानना चाहोगे तो ये कौन से तीर्थंकर थे?
24वें नंबर के। पहले कौन थे? पहले ऋषभनाथ जी थे। खैर, जैन के प्रिंसिपल्स जो थे, मूलभूत आधार जिसपे जैनिज्म बेस्ड था, वो क्या क्या था? वो था अहिंसा। मतलब अहिंसा का मतलब होता है किसी को न मारो, न किसी से लड़ो। दूसरा सत्य, और ब्रह्मचर्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य शुद्धता। और अपरग्रह मतलब अनाथ शक्ति। अपरग्रह का मतलब क्या होता है? किसी से ज्यादा अटैचमेंट ना होना। जैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम के शांतिपूर्ण, सहिष्णु और सार्वभौमिक भाईचारे के मार्ग को रोशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेग्रो कराबख रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस रीजन? नारगोना कराबख क्षेत्र, जिसे हाल में ही समाचारों में देखा गया, किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? नारगोना कराबख, साउथ ककासा, या अजर, या साउथ ओसेटिया? तो इसका सही उत्तर है साउथ ककासा। अब ये देखिए, ये जो रशिया का पार्ट है, तो रशिया में आप इस मैप को देखिए, ये रहा, देखिए ग्रेट कॉकसस। ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया इसका, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो ये जॉर्जिया और आर्मेनिया वाला जो पार्ट है, ये जो लेसर वाला है, यही इसका सदर्न पार्ट है। खैर, ये किस दृष्टिकोण से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है? तो इसका सबसे पहला पूछे जाने का कारण रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता हुआ, तो रशिया ने सबसे पहले लुहांस्क और डोनार्स पे कब्जा किया। उसके बाद जेपोराइजा, जेपोराइजा, ये सब और ये जो स्टेट्स हैं जेपोराइजा, लुहांस्क और डोनास्क, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। क्योंकि जेपोराइजा आप देखोगे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हब है, एक बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र। और जेपोराइजा ही यूक्रेन का एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, एक केंद्र है जहां से सब कुछ ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री ये सब लगी हुई हैं। और दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डोनास्क रीजन, जो कि कोल का बहुत बड़ा बेसिन है। यहाँ पे कोल का बहुत बड़ा बेसिन है, जो किसके अंडर है? रशिया के। अब खुद ये देखिए इस मैप में कि कहाँ यूक्रेन कितना पार्ट ये था पूरा, अब ये सब रशिया का हो चुका है। अब यूक्रेन सिमट के कितना रह गया है? सिर्फ ये पार्ट है ना, हेल्ड रीजन बाय यूक्रेन, सिर्फ इतना। और एक यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और तैयार होना चाहिए, ये बताइए ब्लैक सी जो है, उसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं? मतलब उसको एंगल्फ कितने कंट्रीज उससे टच होती है बाउंड्रीज ब्लैक सी से? तो इसका एक शॉर्टकट है याद करने का, बर्गर्ट। आप बर्गर खाते हो, BURGRT, इससे याद रखना। बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया, टी से टर्की। ये सारी कंट्रीज आपकी तैयार हो गई, ये कभी ना भूलने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्योल पबजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान या यूक्रेन? तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ कोरिया। जहां एक तरफ यूएसए और साउथ कोरिया से टेंशन इनकी बढ़ती हुई रही है, नॉर्थ कोरिया की, इसी के बीच में नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट कंडक्ट किया है मिसाइल का। और साउथ कोरिया की कैपिटल ध्यान रखना सियोल है, और प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की। प्योंगयांग उत्तर कोरिया ने शनिवार को यह कहा कि उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ गहराते तनाव के मद्देनजर अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करते हुए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल आयुध और एक नई विमान रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, जो उसकी क्षमता है, जिसकी क्या क्षमता है कि एक न्यूक्लियर वारफेयर को ले जा सकता है। मतलब एक न्यूक्लियर बम को भी ये ड्रॉप कर सकता है कहीं पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप ये देखिए, हाल ही में ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कि बहुत बड़ा पुरस्कार है, जो कि हाल ही फिलहाल में भी दिया गया है डॉक्टर R प्रफुल्लवरी सुब्बा राव जी को। जी हाँ। अच्छा, विमल पटेल, इनके बारे में आप जानते हैं कुछ? कमेंट करके अगर बताइए कमेंट बॉक्स में। विमल पटेल। अनिल चौहान, इनके बारे में थोड़ा बहुत। और R वेंकटरमणी, R वेंकटरमणी हमारे इस टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, AGI।
आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है। तो ये रहे अनंत। अनंत is extremely happy and proud that its founder CEO chairman Puvalluri Subba Rao has been conferred with the Aeronautical Society of India। तो ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड देता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन किस लिए इनको दिया गया है कि इन्होंने एरोनॉटिक्स में एक जिसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंटली इसरो और डीआरडीओ इन सब के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसीलिए इनको इस उपाधि से नवाजा गया है। तो ये देखिए इसमें, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से तो आप इसमें पढ़ेंगे कि अनंत के संस्थापक और सीईओ और अध्यक्ष कौन है? पुलवरी सुब्बा राव, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये आप इनको पहचान ही रहे होंगे, इसरो के हमारे चेयरमैन सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट बॉलर विद हिस्ट्री 200 आईपीएल विकेट्स? ऐतिहासिक 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार, यजवेंद्र चहल, ईशांत शर्मा या कुलदीप यादव? इसका सही उत्तर है यजवेंद्र चहल। जी हाँ, यजवेंद्र चहल ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये रहे यजवेंद्र चहल जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि ये बताइए आईपीएल में इस साल 2024 में कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो आप देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, टाइटंस, नाइट राइडर्स, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 9 10, टोटल 10 टीम्स। अच्छा, इसमें यह बताइए कि 2023 का खिताब किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीता था। और अभी तक रॉयल, जिसमें विराट कोहली खेलते हैं, वो है रॉयल चैलेंजर्स, लेकिन इसने आज तक एक भी खिताब नहीं जीता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि हाल ही में कौन सा विमान अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, इसे हटा दिया गया है? तो ऑप्शन है बोइंग 347, बोइंग 747 या बोइंग 774 या बोइंग 757। इसका सही उत्तर है बोइंग 747। ये रहा, इस विमान को आज सेवा से निरस्त कर दिया गया है, जिसको क्वीन ऑफ द स्काई भी कहते थे। ध्यान रखना, 747 को क्वीन ऑफ द स्काई भी कहते थे। तो एयर इंडिया को कौन चलाता है? टाटा। टाटा ग्रुप चलाता है रिटायर्ड लेजेंडरी 747 एयरक्राफ्ट। टाटा के नेतृत्व वाली एयर इंडिया एयरलाइंस ने अपना दिग्गज बोइंग विमान 747 को सेवानिवृत्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि क्वीन ऑफ द स्काई भी कहते थे इसके कहे जाने वाले विमान कभी कार्गो उड़ान संचालन का मुख्य आधार हुआ करता था। एयरलाइन के आखिरी बोइंग 747 विमान पूछा जाता कई बार कहां से आखिरी उड़ान भरी, तो ध्यान रखना मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। ठीक है। और एयर इंडिया के सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। रिसेंटली विच कंट्री फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड? हाल ही में किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? कनाडा, इजराइल, कुवैत या सिंगापुर? तो इसका सही उत्तर है सी, कुवैत। यहां भारत के वैसे तो सभी देशों से आजकल रिश्ते बहुत अच्छे सुधर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों को छोड़ दे तो नहीं। अब पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं, तो लेकिन बाकी देशों से तो ठीक ठाक हो ही रहे हैं अभी रिश्ते। तो उसमें कुवैत के साथ बड़े अच्छे संबंध इस टाइम दिख रहे हैं। और कुवैत ने अभी क्या हाल ही फिलहाल में तकरीबन 21 अप्रैल 2024 को ये डिसीजन लिया है कि 93.3 और AM 96.3, ये AM और ये FM, तो ये दोनों चैनल प्रकाशित किए जाएंगे। अगर आप देखें तो कुवैत की लोकेशन ध्यान रखने वाली चीज है, कहां पर है? पर्शियन गल्फ जो आप देखोगे और गल्फ ऑफ ओमान, यहां ऊपर जाते जाते ये कुवैत है। ईरान को ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईरान की कैपिटल तेहरान है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कैपिटल इसकी कौन सा है, तो ये ध्यान रखना। और कुवैत को पूछ लिया जाएगा कि किसके क्लोज है, क्लोज टू पर्शियन गल्फ और क्लोज टू, यहाँ पूछ लिया गल्फ ऑफ ओमान, तो इसमें फंस जाओगे। तो ये देखना, इराक की बगदाद है, सीरिया की डेमेस्कस है, लेबनान बेरूत, इसराइल जेरूसलम, ये थोड़े से याद रखने चाहिए, सऊदी अरबिया रियाद।
अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, नाइमा खातून, दूसरा साजिया इल्मी, तीसरा निधि एस जैन या साक्षी मित्तल। तो इसका सही उत्तर है नाइमा खातून। जी हाँ, नाइमा खातून को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है इस बड़े पद पर और ये पहली महिला है। साजिया इल्मी आपको पता है बीजेपी की स्पोक पर्सन है। निधि एस जैन ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अभी इनको अपॉइंट किया गया है। साक्षी मित्तल आईएएस ऑफिसर हैं जिनको डीओपीटी में अभी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में। तो ये देखिए, ये हैं हमारी नाइमा खातून। और इससे पहले कौन था? मोहम्मद गुलरेज। और उससे पहले तारिक मंसूर। खैर, मोहम्मद गुलरेज एक्टिंग थे, तारिक मोहम्मद ये पूरे पूरे अपने स्थान पर इन्होंने लिया था, जो कि 2 अप्रैल 2023 तक रहा। अच्छा, कई बार दिमाग में ये होता है कि किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है वही वहाँ का कुलपति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कुलपति हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये ध्यान रखना।